आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कुछ लीनियर इक्वेशंस दे दी हैं और बोला गया कि क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपने बेसिकली मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और ये रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर है। अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट आएगा ना सबसे पहला, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। दी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मस्ट बी 1, कि हर रो के अंदर आपके पास जीरो के बाद जो भी पहली वैल्यू आएगी ना वो हमेशा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, देन इस जीरो के बाद यहाँ पे 1 है, एंड देन इन 2 जीरोस के बाद यहाँ पे 1 है। डी वैल्यू 1 शुड मूव इन अ स्टेयरकेस फॉर्म। स्टेयरकेस फॉर्म इस तरह से होती है, बिल्कुल स्टेयर्स टाइप। और आपके पास ये जो लीडिंग एलिमेंट होगा ना, ये आपके पास स्टेयरकेस फॉर्म की तरह मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके यहाँ से, एंड देन इस तरह करके यहाँ से। देयर शुड बी जीरोस बिलो ऑल द लीडिंग वंस। आपके पास जो भी लीडिंग वंस आएंगे ना, उनके नीचे हमेशा क्या होगी, वैल्यू जीरो होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 1 है तो इसके नीचे ये 2 वैल्यू जीरो है, यहाँ पे ये 1 है तो इसके नीचे वैल्यू जीरो है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो रहा है हमारा, ये मैट्रिक्स की आखिरी रो है। अब अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 हो और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो जीरो हो, देन वो लीडिंग एलिमेंट स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके नेक्स्ट रो में आ जाए और आप उसके नीचे जितनी भी वैल्यू हो वो जीरो, एंड सिमिलरली इसी तरह स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करके लास्ट रो में आ जाए। तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है आर ई एफ, रो एचलॉन फॉर्म मैट्रिक्स। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो स्टेप 1 है उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x1 रिमूव हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। x2 रिमूव हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। x3 रिमूव हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और इक्वल टू की जो उस साइड पे वैल्यू होती है वो रो के लास्ट इंडेक्स पे आ जाती है। सिमिलरली इन दोनों रोज के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। हमने क्या करना है, सबसे पहले कि हमने इसको रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, एंड देन रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 अचीव करेंगे, यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे। फिर स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे, यहाँ पे एक 1 अचीव करेंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे और यहाँ पे 1 अचीव करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे 3 वंस आ जाएंगे और यहाँ पे 3 जीरोस आ जाएंगे, देन हम बैकवर्ड शुरू करेंगे रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनाने की तरह के लिए। वो कैसे होगा, यहाँ पे 1 होगा, इसकी जो ऊपर 2 वैल्यूज़ होंगी इनको हम 0 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1 होगा, इसके जो ऊपर वैल्यू होगी इसको 0 कर देंगे, और जो यहाँ पे हमारे पास 1 होगा उसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास दोनों जीरोस होंगी। तो इस तरह हमारे पास रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म अचीव होगी। जब हम इसको अचीव करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो रो 1 है, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है। तो 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं रो 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा। मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, ये 2 है, इसको जब 1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास पहली रो क्या आ जाएगी, 1 1 1 0, और बाकी जो रोज हैं वो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या अचीव करना है, अब हमें यहाँ पे 0 अचीव करना है। तो 0 अचीव करने के लिए अगर मैं रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ ऐड करवा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल R2 प्लस 2R1। तो इसको जब मैं फर्स्ट रो को 2 के साथ पूरी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 2 2 0, एंड इसके साथ हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा और सबके साथ क्या आ जाएगा, एडिशन का साइन, +5 +2 +1। आपने यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है कि जिस रो में आप चेंज चाह रहे होते हैं ना, कि जिस रो में आपके पास वैल्यू चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रो 2 के अंदर चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाए, तो वो रो हमें वो जो जो भी रो का नंबर होगा वो यहाँ पे पहले आएगा, एंड देन उसके बाद सेकेंड रो जिसके साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो आएगा। अब हम अगर यहाँ पे आए, 2 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, 2 + 5 7, 2 + 2 4, और 0 + 1 1। अब ये जो पूरी मेरे पास वैल्यू आई है 0 7 4 1, मैं क्या करूँगा यहाँ पे रो 2 के अंदर पुट करवा दूँगा। ये मेरे पास हो जाएगा अब 1 1 0 0 7 4 1, एंड थर्ड रो ऐसे ही। अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या होगा कि मुझे यहाँ पे 8 की जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 8 की जगह 0 लाने के लिए अगर हम देखें कि अगर हम रो 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और उसके बाद इसके साथ सब्ट्रैक्ट करवा दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम काम, जिस रो में चेंज चाहते हैं वो पहले आ गई, R3 पहले आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट -8 R1, इस पूरी रो को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे।
क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये 8 1 ज़ार 8 और नेगेटिव साइन की वजह से -8। सिमिलरली -8 एंड 0, देन 8 1 4 -1 रो 3 यहाँ पे लिख देंगे 8 1 4 -1। अब यहाँ पे 8 -8 0 हो जाएगा, -8 + 1 -7, -8 + 4 -4 और 0 -1 -1। अब ये जो पूरी आपके पास वैल्यू आई हैं आप इनको थर्ड रो के अंदर लिख देंगे। अब हम अगर ये मैट्रिक्स देखें तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के कॉलम 1 के अंदर हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, लीडिंग 1 और उसके नीचे दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 0 है। अब अगर हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करें तो वो स्टेकेस फॉर्म में करेंगे। ये 1 जो होगा ये स्टेकेस फॉर्म में 7 की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए, तो 7 की जगह यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 अचीव करने के लिए आपके पास दो ऑपरेशन हैं। पहला तो है कि आप 1/7 को रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शुरू में फ्रैक्शन ना आए, चूँकि जब आप 1/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 4/7 आएगा जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। आप क्या कर सकते हैं कि आप रो 2 और रो 3 को आपस में ऐड करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि यहाँ पे पहले 0 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है यहाँ से अगर हम स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो 1 यहाँ पे आना चाहिए, तो इसकी नीचे वाली वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो 0 आपके पास पहले आ जाएगा और एंड पे आप 1 ला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दोनों मेथड सॉल्व किया हुआ है। एक दफ़ा मैंने रो 2 को 1/7 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवा दिया है, और एक दफ़ा मैंने यहाँ पे रो 3 और रो 2 को पहले ऐड करवा दिया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो रो 2 को जब आप 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ आएंगी 0 1 4/7 1/7 और 0 -7 -4 -1 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये रही लीडिंग वैल्यू 1 और इसके नीचे वाली वैल्यू हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रो 3 के अंदर हम रो 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 0 0, 7 1 7, 4/7 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 4 आएगा, एंड सिमिलरली जब आप 1/7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 आएगा। देन ये जो रो की वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी, तो 0 -7 -4 -1। अब हम इनको ऐड करवा रहे हैं 0 0 0, 7 प्लस माइनस माइनस होता है 7 - 7 0, 4 - 4 0, 1 - 1 0। तो अब ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं ये आप रो 3 के अंदर लिख देंगे। अब हम यहाँ पे अगर मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 1 0, 0 1 4/7 1/7 एंड टेट्रा 0। अब ये जो टेट्रा 0 है हम इसको रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर ही कंसिडर करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो 1 है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सारी ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रो एचेलॉन फॉर्म का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि हमने यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर लिया, क्योंकि ये रहा लीडिंग 1 डबल ज़ीरोज़, स्टेयरकेस फॉर्म हमने बनाई, ये रहा एक और लीडिंग 1 वैल्यू नीचे 0 है, और चूँकि लास्ट पर हमारे पास टेट्रा 0 हो गया तो ये रो एचेलॉन फॉर्म का ही पार्ट होती है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पहले फ्रैक्शन को अवॉइड करें और हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंपल रहे, लेकिन हमेशा यही रिकमेंडेड होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे 1 अचीव करें और उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करें। ये जो मेथड हमने अभी किया ना ये रिकमेंडेड है, और ये बस मैंने ऐसे ही कर दिया कि इनकेस अभी आप बिगिनर हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रो 3 को रो 2 के अंदर हम ऐड कर देंगे। रो 3 हमारे पास क्या है 0 -7 -4 -1, रो 2 क्या है 0 7 4 1। इन दोनों को जब हम ऐड करवाएंगे तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी 0 आएंगी। इन वैल्यूज़ को उठा के आपने क्या करना है रो 3 की जगह पे लिख देना है, आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1 0 0 7 4 1 और 4 ज़ीरोज़ नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हमने इसको 1 करना है। इसको हम 1 कैसे कर सकते हैं, 7 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा के, तो हम इस पूरी रो को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमने यहाँ पे रो 2 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 1 4/7 एंड 1/7। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म हमारे पास बनी भी है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे लीडिंग 1 आ गया, इसके नीचे दोनों वैल्यूज़ 0। देन स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे, लीडिंग 1 आ गया, इसके नीचे वाली वैल्यू 0। देन अगेन स्टेयरकेस फॉर्म में मूव करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पूरी लास्ट रो ही 0 है। तो अगेन जो हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि आपके पास जो भी पहला नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ ही नहीं रही, तो हम इसको यही कहेंगे कि ये रो एचेलॉन फॉर्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, हमने यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर ली। अब हमने क्या अचीव करना है रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब वो कैसे अचीव करेंगे, हम बैकवर्ड्स चलेंगे, ठीक है। लीडिंग 1 के ऊपर वाली वैल्यू को 0 कर देंगे। यहाँ पर लीडिंग 1 था नहीं तो इसको ऊपर वाली वैल्यू को 0 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक लीडिंग 1 पड़ा हुआ, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1, हमने इसको क्या करना है 0।
ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रो 1 को रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस R2 अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 4/7 माइनस 1/7। और रो 1 की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 1 1 0। इनका जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 103/7 माइनस 1/7। इस पूरे आंसर को मैं रो 1 की जगह पे लिख दूंगा, 103/7 माइनस 1/7। और बाकी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मैट्रिक्स के थ्रू रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म भी बन चुकी है। कैसे, ये लीडिंग वन, इसके ऊपर वाली वैल्यू भी 0, इसके नीचे वाली वैल्यू भी 0, ये लीडिंग वन, इसके नीचे वाली वैल्यू दोनों 0। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, इक्वेशंस बनाना। इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं, हम हर एक कॉन्स्टेंट के साथ एक वेरिएबल लेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह दूँगा ये इसके साथ x1 है, इसके साथ x2 है, इसके साथ x3 है, और ये इक्वल टू के उस साइड पे आ जाएगा। ये कैसे होगा, x1 प्लस 3/7 x3 इक्वल टू माइनस 1/7, x2 प्लस 4/7 x3 इक्वल टू 1/7। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हम इनको अरेंज करके लिख देंगे, x1 को एक जगह पे कर देंगे और x2 को एक जगह पे कर देंगे। अब यहाँ पे हमने x1 को एक जगह पे कर लिया है, और जो बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ है उनका साइन उस तरफ जाके चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हमने x2 के साथ भी ऐसे ही किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप 4 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, पिवट कॉलम चेक करते हैं। हमने बेसिकली हर कॉलम के अंदर चेक करना होता है कि हर कॉलम के अंदर लीडिंग वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ पे लीडिंग वन नहीं आ रहा होगा हम कहेंगे कि ये जो कॉलम है ये इसमें पिवट वैल्यू नहीं है, हमारे पास लीडिंग वन नहीं आ रहा, और उस कॉलम को हम मिसिंग पिवट कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास लीडिंग वन आ रहा है, देन स्टेयरकेस फॉर्म, यहाँ पे भी लीडिंग वन आ रहा है, स्टेयरकेस फॉर्म। इस कॉलम के अंदर हमारे पास वन नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मिसिंग पिवट कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, जब जो भी कॉलम हमारे पास मिसिंग पिवट कॉलम होता है, हम उसके जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3, हम x3 को एक नया वेरिएबल लेट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास x3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, t। अब इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ भी x3 होगा ना, मैं वहाँ पे t लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे t इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा, x3 को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करवा दूँगा। तो 4/7 x3 है, ये क्या हो जाएगा 4/7 t। देन मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -1/7 -3/7 x3। यहाँ पे भी क्या है मेरे पास x3 है, तो मैं x3 की जगह t पुट करवा दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास x3 ये रहा, और इसकी जगह मैंने क्या किया है, t पुट करवा दिया। इस तरह आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी।